नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पल्लव डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, उनके गवर्नेंस और उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी जो किंगशिप थी वो डिवाइन थी। मतलब देखिए, चाहे आप कोई भी डायनेस्टी पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, गुप्ता डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, चाहे आप पल्लव डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़िए, एक चीज़ कॉमन पाएंगे कि राजा का जो दर्जा था वो सबसे ऊंचा होता था। राजा का दर्जा भगवान के बराबर ये लोग रखते थे। राजा की जो ओरिजिन थी उसको डिवाइन माना जाता था, मतलब दैवीय ओरिजिन, मतलब ये भगवान की देन है या भगवान का प्रसाद है या स्वयं में भगवान है, डिवाइन ओरिजिन का माना जाता था। और ये पोस्ट हेरिडिटरी होती थी, मतलब राजा से उसके बेटे को, उसके बेटे से उसके बेटे को, ये पोस्ट हेरिडिटरी होती थी। जो राजा होता था वो तरह तरह के टाइटल्स को अपनाता था, जैसे कि महाराजा धीराज, ठीक। और राजा के मदद के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिन्हें हम तब के समय में मंत्री परिषद कहते थे। आज के समय में भी आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, ठीक। कुछ मिनिस्टर्स को सेमी रॉयल टाइटल भी दिया जाता था, ठीक है, जो कि फ्यूडेटरीज के अमंग ही अपॉइंट किए जाते थे। कुछ जो मिनिस्टर्स होते थे उनको सेमी रॉयल टाइटल्स भी दिया जाता था और उनको फ्यूडेटरीज के अमंग ही अपॉइंट किया जाता था। अब हम लोग कुछ ऑफिशियल्स और उनके रोल्स के बारे में जानते हैं। अमात्य को कहते थे क्या? काउंसलर। मंत्रींस डिप्लोमैट। और रहस्याधिकृता मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी। सिंपल सी बात है, प्राइवेट मतलब क्या होता है? रहस्य रखने वाला। तो रहस्याधिकृता मतलब क्या होता है? प्राइवेट सेक्रेटरी। अब देखिए, ट्रेजरी ऑफिसर को क्या कहते थे? मणिक कप्पंदरम कप्पन। देखिए, थोड़ा साउथ इंडिया का है तो आपको समझने में और याद करने में टाइम लगेगा। मणिक कपंदरम कप्पन। अब देखिए, ट्रेजरी है, इसका मतलब है वहाँ पर मणि वगैरह होगी, इसीलिए आप इसको इससे याद रख सकते हैं, मणिक कपंदरम कप्पन। मणिक कपंदरम कप्पन मतलब बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि साउथ इंडिया का है तो समझने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, कोडुक्का पिल्लई। कोडुक्का पिल्लई किसे कहते थे? जो कि ऑफिसर ऑफ गिफ्ट होता था, जो गिफ्ट वगैरह का ऑफिसर होता था उसको कहते थे कोडुक्का पिल्लई। फिर कोषाध्यक्ष किसे कहते थे? ट्रेजरी सुपरवाइजर को कहते थे। याद रखिएगा, जो सुपरवाइजर होता था ट्रेजरी का उसको कोषाध्यक्ष कहते थे, और जो ट्रेजरी ऑफिसर होता था उसे मणिक कपंदरम कप्पन कहते थे। नाउ अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी ये ऑफिशियल्स वगैरह हैं इनको बहुत अच्छे से इनके नाम याद रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें तो बहुत इजीली याद हो जाएंगी, जैसे कि मंत्री को डिप्लोमैट्स कहते थे, रहस्याधिकृता को प्राइवेट सेक्रेटरी कहते थे, अमात्य को काउंसलर्स कहते थे। लेकिन ये अच्छा, कोषाध्यक्ष मतलब ट्रेजरी सुपरवाइजर। लेकिन ये जो आपका मणिक कपंदरम कप्पन है, ये थोड़ा सा 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रेजरी ऑफिसर था। एंड कोडुक्का पिल्लई जो कि ऑफिसर ऑफ गिफ्ट होते थे। नाउ अब बात करते हैं पल्लव क्वीन के बारे में। पल्लव क्वींस डिड नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम, बट दे बिल्ट श्राइन्स एंड इंस्टॉल इमेजेस ऑफ वेरियस डिटीज एंड इंडोर टेम्पल्स। जो पल्लव की रानियां होती थी उन्होंने क्या कह सकते हैं कि उन्होंने कभी भी एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट नहीं लिया अपने राजा के साथ, लेकिन हाँ, मंदिर बनवाए, भगवान की जो इमेजेस होती हैं उनको इंस्टॉल किया। इसके अलावा कई सारे मंदिरों के लिए दान भी दिया। जैसे कि आप कभी कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे एक राजा थे पल्लव डायनेस्टी के, राजा सिम्हा, उनकी पत्नी रंगपटका की इमेज आपको देखने को मिलेगी। नाउ कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। District officer collaborated closely with the local autonomous institutions and advised provincial governors. एडमिनिस्ट्रेशन को सुखी और सुगम बनाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे काम करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते थे वो मिलकर, मतलब कोलैबोरेट कर कर किसके साथ काम करते थे? लोकल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते थे। और जो प्रोविंसेस के गवर्नर होते थे उनको भी एडवाइस करते थे, कहाँ पर सही है, कहाँ पर गलत है, क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, ठीक।
लोकल ग्रुप बेस्ड ऑन कास्ट, गिल्ड, क्राफ्ट एक्सेट्रा फॉर्म द बेसिस फॉर ऑटोनॉमस बॉडी। जो लोकल ग्रुप्स होते थे जो कि कास्ट के बेसिस पर, गिल्ड्स के बेसिस पर, क्राफ्ट के बेसिस पर बनते थे, वही मिलकर ऑटोनॉमस बॉडीज बनाते थे। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वॉज डन थ्रू अ मीटिंग बिटवीन डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव एंड असेंबलीज ऑफ विलेजर्स। कोई भी पॉलिसीज़ अगर राजा के द्वारा बनाई जाती थी या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाई जाती थी तो उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले मीटिंग होती थी किनके बीच में, डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, और जो गांव के लोग होते थे वो मिलकर एक असेंबली बनाते थे उनके बीच में, और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के बीच में पहले एक मीटिंग होती थी। उसमें डिसाइड किया जाता था कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये किस तरह से इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। लैंड ग्रैंड, लैंड ओनरशिप वॉज वेस्टेड इन द किंग। देखिए, जमीन का राजा, जो मतलब जमीन की जो मालिक होता था वो राजा होता था। हु हैड अथॉरिटी टू ग्रांट रेवेन्यू एंड लैंड टू ऑफिसर एंड ब्राह्मण, जिसके पास ये अधिकार होता था कि वो उस ज़मीन को, या कह सकते हैं कि उस ज़मीन से आने वाली रेवेन्यू को अपने ऑफिसर्स को भी दे सकता था या ब्राह्मणों को भी दे सकता था। मतलब अगर वो चाहे तो किसी भी ज़मीन को उठाकर अपने ऑफिसर्स को दे दे या ब्राह्मणों को दे दे या उससे आने वाली रेवेन्यू को, क्योंकि राजा के पास ही पूरी की पूरी ज़मीन की ओनरशिप होती थी। कल्टिवेशन ऑन क्राउन लैंड, द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस वॉज कल्टिवेटिंग क्राउन लैंड थ्रू टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब होते हैं किराएदार। राजा के पास जो इतनी ज़मीन होती थी उनका कल्टीवेशन किराएदारों के द्वारा ही कराया जाता था। मतलब लोगों को रखा जाता था नौकरियों पर और कहा जाता था कि ये ज़्यादा की ज़मीन है, इसे कल्टीवेट करो, बदले में हम तुम्हें पैसे देंगे। ठीक। लैंड रेवेन्यू प्रैक्टिसेस, विलेजर्स विथ मिक्स कास्ट पॉपुलेशन वर सब्जेक्टेड टू लैंड रेवेन्यू पेमेंट। वो विलेज मतलब वो गांव जहां पर मिली जुली कास्ट की पॉपुलेशन रहती थी, मिक्स कास्ट पॉपुलेशन रहती थी, वो विलेज लैंड रेवेन्यू पेमेंट करता था। चलिए नेक्स्ट अब आगे देखते हैं और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी चीज़ अनोखी है। ब्रह्मदेव विलेजेस were gifted to individual Brahman or group, exempting them from taxation and leading to increased prosperity. ब्रह्मदेव विलेजेस ये एक कह सकते हैं एक अलग कैटेगरी का विलेज होता था, गांव होता था, जो कि राजा के द्वारा, क्योंकि राजा ही लैंड का ओनर होता था, जो कि राजा के द्वारा किसी इंडिविजुअल ब्राह्मण को या ब्राह्मणों के ग्रुप को दिया जाता था। वो ज़मीन जो राजा के द्वारा ब्राह्मणों को, मतलब किसी एक ब्राह्मण को या ग्रुप ऑफ ब्राह्मणों को दिया जाता था, उसे कहते थे ब्रह्मदेव विलेज। किसी भी तरह का टैक्स इसमें नहीं लगता था। ठीक। और एंड लीडिंग टू इंक्रीज प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे उनको और प्रॉस्पेरस बनाने के लिए ये ज़मीन राजा के द्वारा दान दी जाती थी। ठीक। एक होता था देवदान विलेज, वो ज़मीन जो कि टेम्पल को डोनेट की जाती थी। मतलब अगर मान लीजिए राजा कोई ज़मीन टेम्पल बनाने के लिए दान कर दे तो उसे कहते थे देवदान विलेज। रेवेन्यू वॉज डायरेक्टेड टू टेम्पल अथॉरिटी रादर देन इंस्टीट्यूशन, और उस जमीन से जो रेवेन्यू आती थी वो राजा के पास ना जाकर सीधे टेम्पल अथॉरिटीज़ के पास जाती थी। ठीक। तो ब्रह्मदेव विलेज वो विलेज होता था जो राजा किसी ब्राह्मण को, मतलब इंडिविजुअल ब्राह्मण को या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को देता था, और देवदान विलेज जो होता था वो ज़मीन होती थी जो राजा मंदिर के लिए दान करता था। अब बात करते हैं टेम्पल अथॉरिटीज़ की। द टेम्पल अथॉरिटीज़ असिस्टेड द विलेज बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इन द टेम्पल सर्विस। इन लेटर सेंचुरीज टेम्पल बिकेम सेंट्रल टू रूरल लाइफ, एलिवेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ देवदान विलेज। जो टेम्पल अथॉरिटीज़ होती थी वो विलेज को असिस्ट करती थी। कैसे? मतलब वो जो विलेज होती थी उनके डेवलपमेंट में भी आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा किरदार निभाती थी। कैसे? वहाँ के लोगों को टेम्पल सर्विसेज में नौकरियाँ देकर, क्योंकि टेम्पल अथॉरिटी ही डिसाइड करती थी। राजा ने एक बार देवदान विलेज का कॉन्सेप्ट, मतलब मान लीजिए देवदान कर दिया। ठीक। एक ज़मीन थी उसको मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया, वो टेम्पल अथॉरिटी के अंडर में है। ठीक। उस ज़मीन पर जो भी रेवेन्यू आएगा वो राजा के पास ना जाकर टेम्पल अथॉरिटी के पास जाएगा। टेम्पल अथॉरिटी क्या करती थी? वहाँ के गांव के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती थी उस मंदिर में, और आगे चलकर जो टेम्पल थे वो गांव की लाइफ के एक बहुत बड़े पिलर बन गए। ठीक। और देवदान विलेज का कॉन्सेप्ट भी इस कारण बहुत तेज़ी से बढ़ा।
अब बात करते हैं आर्मी की। स्टेट रेवेन्यू वॉज प्राइमरली अलोकेटेड टू मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी विद द किंग डायरेक्टली कंट्रोलिंग द आर्मी। सिंपल सी बात है, राजा के पास या कह सकते हैं कि स्टेट के पास जो रेवेन्यू आता था, ठीक, जो पैसा आता था, उसका एक बहुत बड़ा चंक आर्मी को मेंटेन करने में जाता था। आर्मी डायरेक्टली राजा कंट्रोल करता था, जिसमें फुट सोल्जर्स, कैवलरी और एक छोटा मोटा कंटिंजेंट होता था एलिफेंट्स का। चैरियट्स वर लार्जली ऑब्सोलीट, मतलब चैरियट्स आप कह सकते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ फैशन हो गए थे, इनइफेक्टिव हो गए थे, क्योंकि इनकी लड़ाई मेनली हिली टेरेन में होती थी, पहाड़ी इलाकों में होती थी, जहां पर रथ लेकर लड़ना लगभग आप कह सकते हैं कि नामुमकिन सा होता था। इसीलिए जो रथ थी वो तब तक आउट ऑफ फैशन हो गया था। ठीक, नेक्स्ट, कैवलरी वॉज इफेक्टिव बट कॉस्टली। कैवलरी जो थी वो बहुत इफेक्टिव होती थी लेकिन बहुत महंगी भी होती थी। जो हॉर्सेस होते थे, खासकर जो जंगजू घोड़े होते थे, देखिए हर तरह का घोड़ा जंग में लड़ नहीं सकता, कुछ घोड़े अलग होते हैं, ठीक है, उनकी कैटेगरी अलग होती है। तो जो जंगजू घोड़े होते थे उनको इम्पोर्ट किया जाता था, इसीलिए कैवलरी बड़ी महंगी हो जाती थी। दे एस्टैब्लिश अ नेवी एंड कंस्ट्रक्टेड डॉकयार्ड एट ममल्लपुरम एंड नागापट्टिनम। इन्होंने नेवी का निर्माण किया और डॉकयार्ड कंस्ट्रक्ट किया, कहाँ पर, ममल्लपुरम और नागापट्टिनम में। हाउएवर देयर नेवी वाज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर कंपेयर टू द नेवल पावर ऑफ द चोला। हालांकि इनकी जो नेवी थी वो चोला नेवी के सामने बहुत छोटी थी, मतलब चोलाओं के पास एक बहुत बड़ी नेवी हुआ करती थी। Sculpture at Vaikunth Perumal Temple in Kanchipuram depict significant event from the reign of the Nandivarman Pallav, emphasizing the importance of warfare in Pallav society. कभी आप कांचीपुरम के वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जाएंगे तो वहाँ पर आपको स्कल्पचर में देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से नंदीवर्मन पल्लव के कार्यकाल के दौरान अलग अलग इवेंट को डिपिक्ट किया गया है और बताया गया है कि पल्लवों के वक्त में जो वॉरफेयर होता था उसकी क्या महत्ता होती थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती थी। अब बात करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। अधिकरण मंडप, अधिकरण मंडप किसे कहते थे? जुडिशियल कोर्ट को, ठीक। धर्माधिकरीन, धर्माधिकरीन, जो धर्माधिकारी होते थे वो क्या कहलाते थे? जज, मतलब आज के समय के जज, उस वक्त के धर्माधिकारी, ठीक। फाइन्स, अच्छा, जो जुर्माना लगाया जाता था कोर्ट में वो कहाँ पर मेंशन था? नंदीवर्मन की एक कासाकुड़ी प्लेट, उसमें जिक्र मिलता है उन फाइन्स का जो कि कोर्ट के द्वारा लगाया जाता था। जो सुपीरियर कोर्ट मतलब हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जो फाइन लगाया जाता था उसको कहते थे करण दंडम। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फाइन लगता था या डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में फाइन लगता था उसे कहते थे अधिकरण दंडम, ठीक है, उसे कहते थे अधिकरण दंडम एंड करण दंडम। विलेज कोर्ट, विलेज कोर्ट क्या करती थी? जितनी भी छोटी मोटी केसेस होती थी वो विलेज कोर्ट हैंडल करती थी। रॉयल अथॉरिटी एट अ हायर लेवल इन टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर। जो हायर लेवल होते थे, मतलब जैसे जिले हो गए या शहर हो गए, टाउन हो गए, वहां पर जो कोर्ट्स होते थे उसको प्रिसाइड कौन करता था? गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक। विथ किंग एज अ सुप्रीम आर्बिटर ऑफ जस्टिस, और राजा के पास अंतिम अधिकार होता था जस्टिस प्रोवाइड करने का, जैसे अभी प्रेसिडेंट के पास है। अगर मान लीजिए कि किसी की आप कह सकते हैं कि किसी को मौत की सज़ा हुई तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है ना मर्सी प्ली लेकर, तो राजा क्या होता था? सुप्रीम आर्बिटर होता था जस्टिस का। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं विलेज लाइफ की, गांव की ज़िंदगी कैसी थी? सभा, विलेज असेंबली, जो गांव की असेंबली होती थी उसको सभा कहते थे, जिसमें जो गांव के मैटर्स होते थे उनके साथ डील किया जाता था, लाइक ज़मीन से जुड़ा मुद्दा, इरिगेशन मतलब सिंचाई से जुड़ा मुद्दा, रिकॉर्ड्स एंड क्राइम से जुड़ा मुद्दा, ठीक है। फिर आता था हायरार्कियल स्ट्रक्चर। सभा वॉज सबऑर्डिनेट टू द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विच वर्कड विद द नाडू और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती थी उसको क्या कहते थे? नाडू कहते थे, ठीक है। और जो सभा होती थी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सबऑर्डिनेट होती थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अधीन होती थी, और सभा नाडू अर्थात डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करती थी। सभा एंड उरार, सभा वॉज फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बट क्लोजली कोलैबोरेटेड विद द उरार। उरार क्या होती थी? एक तरह की इनफॉर्मल विलेज गैदरिंग होती थी, ठीक है।
उरार क्या होती थी, एक तरह की इनफॉर्मल विलेज गैदरिंग होती थी, और जो सभा होती थी वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होती थी। सभा में और उरार में यही अंतर था कि सभा फॉर्मल गैदरिंग होती थी, उरार इनफॉर्मल गैदरिंग होती थी, और ये दोनों क्लोजली कोलैबोरेट करके काम करते थे। विलेज हेडमैन क्या होता था, सिंपल सी बात है, सरपंच। ये एक तरह का लिंक होता था बिटवीन वॉट, बिटवीन विलेज असेंबली एंड ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, जो गांव का मुखिया होता था, जिसको सरपंच भी कहते हैं, वो एक तरह का लिंक होता था किनके बीच में, विलेज असेंबली और ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ब्राह्मण, पॉपुलेटेड विलेजेस मेंटेन रिकॉर्ड ऑन असेंबली एंड काउंसिल ऑपरेशन। जितने भी आपके पॉपुलेटेड विलेजेस होते थे वो अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे, ठीक, असेंबली में और काउंसिल ऑपरेशंस में, और इसे ब्राह्मण का नाम दिया जाता था। अब एक आखिरी टॉपिक है टैंक इरिगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल यूपीएससी 2016 में पूछा भी गया है। एरी पट्टी किससे कहते थे, टैंक लैंड को कहते थे। टैंक की जो ज़मीन होती थी उसको एरी पट्टी कहते थे, और ये एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी ऑफ लैंड था जो कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में पाया जाता था। कम्युनिटी डोनेशन, ये जो टैंक लैंड होता था, अच्छा, कम्युनिटी डोनेशन क्या थी, इट वॉज डोनेटेड बाई इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के द्वारा ये दिया जाता था, एंड द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम दिस लैंड वॉज रिजर्व फॉर मेंटेनिंग द विलेज टैंक। याद रखिएगा, कम्युनिटी डोनेशन इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती थी, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता था उसका इस्तेमाल करते थे विलेज टैंक को मेंटेन करने के लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ टैंक, टैंक का इस्तेमाल किस लिए होता था, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए होता था, ताकि कल को जब सूखा पड़े तो इसके पानी का इस्तेमाल किया जा सके इरिगेशन के लिए। कम्युनिटी एफर्ट, द टैंक लाइन with the brick or stone was built through the cooperative effort of the village and its water was shared by all cultivator। याद रखिएगा, ये जो टैंक होती थी ये ब्रिक और स्टोन से बनती थी, ठीक, और सब लोग मिलकर बनाता था गांव के, मतलब गांव की कोऑपरेटिव एफर्ट से ये बनती थी, और इसका पानी हर कल्टीवेटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। इसके अलावा एक स्पेशल टैंक कमेटी भी बनाई जाती थी गांव के द्वारा, ताकि किस तरह से इरिगेशन वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसको भी डिसाइड किया जाता था। मतलब प्रॉपर मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे तरीके से ये रहते थे, ठीक, कोई छुआछूत वगैरह नहीं करते थे, सब लोग मिलकर काम करता था, और जो भी फायदा होता था सब इक्वली आपस में बांटते थे। तो आई होप पल्लव डायनेस्टी की एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।